मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन। किस तरीके से भारत में यूरोपियन कंपनीज आई, उनका आगमन हुआ और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार की शुरुआत की। यही टॉपिक हमारा चल रहा था जो हम लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे, लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि भारत में आने वाले यूरोपियंस में सबसे पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद आए डचेस, डचेस के बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों का, और फिर अंग्रेजों के बाद भारत में डेन्स या डैनिश लोग आए, और स्वीडिश लोगों ने भी भारत में जरूर इनका आना हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत के साथ व्यापार नहीं किया था। और लास्ट में आप जानते हैं कि हमारे देश में आगमन हुआ फ्रांसीसियों का या फ्रेंच लोगों का। और मैंने आपसे कहा था कि भाई जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम कहानी कंटिन्यू करेंगे और बात ही किसके बारे में करेंगे, हम बात ही करेंगे फ्रेंच लोगों के बारे में। यूरोपियंस में अगर हम भारत में आने वाले सबसे बाद में आने वाले लोगों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे वो हुए फ्रेंच। आखिरी में भारत में आए फ्रांसीसी। आप जानते हैं फ्रांस में रहने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है, फ्रेंच कहा जाता है या फ्रांसीसी कहा जाता है। सन 1664 ईस्वी में 1664 में भारत में आगमन हुआ फ्रेंच लोगों का। लिखेंगे इन 1664 कॉलबर्ट वाज फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव्ड इंडिया। सन 1664 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम। सर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अच्छा जी, आप तो खुद ही प्रतीक्षा है, आप प्रतीक्षा कैसे कर सकती हैं। 1664 में कॉलबर्ट भारत में आने वाला सबसे पहला फ्रेंच या सबसे पहला फ्रांसीसी था, लेकिन ये था कौन। लिखेंगे ही वॉज मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14 ऑफ फ्रांस। लिखेंगे ये फ्रांस के राजा या फ्रांस के शासक लुई 14वें का एक मंत्री हुआ करता था। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14। और ध्यान रखेंगे फ्रांस के ही शासक लुई 14 के द्वारा ही कॉलबर्ट को भारत भेजा गया था, और सन 1664 ईस्वी में ही स्थापना हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। हालांकि इस कंपनी का वास्तविक नाम अ कंपनी दे इंद से ओरिएंटल, इस कंपनी का नाम कंपनी दे इंद से ओरिएंटल था। सर स्वीडिश 1731 में आए तो ये लास्ट कैसे, ब्रिटिश स्वीडिश ने तो भारत के साथ व्यापार ही नहीं किया ना, हमने तो केवल और केवल बात की कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर हुई थी, है ना, लेकिन उनका कोई व्यापार भारत में स्थापित नहीं हुआ था। इसलिए हम आखिरी किसको मानते हैं, फ्रांसीसियों को। स्वीडिश के बारे में तो कोई जिक्र भी नहीं होगा, किसी एग्जाम में किसी सवाल में पूछेंगे ही नहीं। सिर्फ 5 यूरोपियंस के ही बारे में सवाल आते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रेंच, बस इनके बारे में। सन 1664 ईस्वी में स्थापना हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और आप जानते होंगे अंग्रेजों की ही तरह इन 1668 फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। अंग्रेजों की ही तरह फ्रांसीसियों ने भी भारत में अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी, सबसे पहला कारखाना, सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, सूरत में स्थापित की। सर सीजीएल में हिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चन आते हैं, किसी भी सेक्शन या किसी भी सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि निर्धारित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। कई बार 4 से 5 सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं, कई बार 1 से 2 ही सवाल आते हैं। तो सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की, अंग्रेजों की ही तरह। और इसी के अगले साल इन 1669 दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट सेकंड फैक्ट्री, दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। 1669 ईस्वी में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना, अपनी दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। लिखेंगे इन 1673 फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, इन 1673 फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन एक्ट शेर खान लोधी। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी पर आक्रमण किया, एंड ही गॉट, लिखेंगे पुर्दुचेरी विलेज फ्रॉम हिम। और शेर खान लोधी से ही फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा एक गांव प्राप्त किया गया जो कहलाता था पुर्दुचेरी गांव, जो कहलाता था पुर्दुचेरी विलेज। और आप जानते हैं यहीं पर फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा एक फ्रेंच कॉलोनी एस्टैब्लिश की गई 1674 में। इसी को अपना मुख्यालय या अपनी कैपिटल फ्रांसीसियों के द्वारा बना लिया गया, जो कि पौंडीचेरी कहलाया।
और इसी की किलाबंदी करके इस पर अधिकार फ्रांसीसियों के द्वारा कर लिया गया। इसके बाद लिखेंगे इन 1674 लिखेंगे शाइस्ता खान। लिखेंगे इन 1674 शाइस्ता खान परमिटेड फ्रेंच टू डू ट्रेड इन बंगाल। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। और ध्यान रखेंगे फ्रांसीसियों ने बंगाल में ही 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करके यहां पर व्यापार करना शुरू किया। बंगाल का वो स्थान कहलाता था चंद्रनगर, जहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करना शुरू किया था फ्रांसीसियों ने। इसके बाद 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे और 1739 में कराईकल पर अधिकार हुआ फ्रांसीसियों का। ये सारी की सारी जगहें भी फ्रेंच कॉलोनीज बनी या फ्रांसीसी उपनिवेश बने। लेकिन धीरे धीरे दक्षिण भारत में जब फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ने लगी, जब फ्रांसीसियों की पावर बढ़ने लगी, इससे ब्रिटिशर्स को इनसिक्योरिटी हुई। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जितने ताकतवर शक्तिशाली यहां पर अंग्रेज थे, उतने ही शक्तिशाली यहां पर साबित हो रहे थे फ्रांसीसी भी या फ्रेंच भी। और अगर हम यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति की बात करें, तो आप जानते होंगे यूरोप में फ्रांसीसी और जो ब्रिटिशर्स थे वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे। और वही प्रतिद्वंदता कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिली। इसीलिए डोमिनेंस की लड़ाई, भारत में वर्चस्वता की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में शुरू हुई, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। सर शाइस्ता खान कौन था? उस समय शाइस्ता खान बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुगल बादशाह औरंगजेब के अधीन। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। और आप जानते होंगे इस संघर्ष के तहत 3 युद्ध हुए, जिन्हें जिन्हें कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक वॉर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले युद्धों या संघर्षों को ही कर्नाटक वॉर्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटक वॉर। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटक वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ध्यान रखेंगे 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया सबसे पहला कर्नाटक वॉर। सबसे पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ाई हुई, उसी को फर्स्ट कर्नाटक वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, जो 1746 से लेकर 1748 के बीच हुई थी। जिसका कारण क्या था, जिसका रीजन क्या था? लिखेंगे वॉर ऑफ सक्सेसरशिप इन ऑस्ट्रिया। लिखेंगे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई। सर शाइस्ता खान किस मुगल के शासन में बंगाल का सूबेदार था? बेटे अभी तो मैंने आपको बताया, 1658 से लेकर 1707 तक भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब का ही सूबेदार शाइस्ता खान हुआ करता था। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार की लड़ाई यूरोप में शुरू हुई थी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। तो जैसे ही यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने लड़ना शुरू किया, तो भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये युद्ध समाप्त हुआ 1748 में
जब एक संधि हुई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, ट्रीटी ऑफ, इसे कहा जाता है एक्स ला शापेल, एक्स ला शापेल की संधि। 1748 ईस्वी में एक्स ला शापेल की संधि हुई और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इन दिस वॉर, लिखेंगे इन दिस वॉर फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसियों के द्वारा अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया। फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले हुआ करता था, जिसकी वजह से डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई। अब उसे लगने लगा कि अंग्रेजों को पराजित करके उनके सारे व्यापार पर हम अधिकार कर लेंगे। इसी के फलस्वरूप सेकंड कर्नाटक वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला। 1749 से लेकर 1754 तक चला सेकंड कर्नाटक वॉर, जिसका रीजन क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, लिखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक विवाद। हैदराबाद और कर्नाटक में जो रूलर्स रूल कर रहे थे, जो शासक शासन कर रहे थे, उनमें उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने इस बात का फायदा उठाया और उनके आंतरिक मामलों में जाकर इंटरफेयर किया। इसी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी एक बार फिर से भिड़ गए। और ध्यान रखेंगे, ये युद्ध समाप्त हुआ 1754 में एज पर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हुई जो कहलाती है पौंडीचेरी की संधि। और ध्यान रखेंगे, इस पौंडीचेरी की संधि में यह तय हुआ कि आज के बाद या आगे से अंग्रेज और फ्रांसीसी कभी भी भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके खुद आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। और दूसरा फैसला और दूसरी संधि यह भी हुई कि दोनों एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि दूसरे वॉर में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में ज्यादा नुकसान फ्रांसीसियों का हुआ था, ज्यादा जो लॉस हुआ था वो फ्रांसीसियों का हुआ था, और अंग्रेजों की जो स्थिति थी भारत में वो मजबूत हो गई थी, वो पहले से बेटर हो गई थी। और इसके बाद फाइनली निर्णायक युद्ध लड़ा गया, थर्ड कर्नाटक वॉर, तीसरा कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक वॉर या तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। और आप जानते होंगे इसी वॉर के दौरान एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे हम वांडीवाज के युद्ध के नाम से जानते हैं। पिछले लंबे समय से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष चल रहा था। आप कह सकते हैं कि पहला और दूसरा कर्नाटक वॉर ही तीसरे कर्नाटक युद्ध के होने की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि लंबे समय से दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। फाइनली 1760 ईस्वी में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ वांडीवाश। इसे वांडीवाश का युद्ध कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, ये युद्ध ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से पराजित करके लगभग फ्रांसीसियों की पूरी शक्ति को समाप्त कर दिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई या पेरिस ट्रीटी हुई, जिसके तहत यह युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसियों का प्रभाव लगभग भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे। कहने का मतलब, इस अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में चले संघर्ष में जीत अंग्रेजों की हुई और उसके बाद फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो लगभग समाप्त हो गई भारत में। तो दोस्तों, ये था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन। अगला मॉडर्न इंडिया में हमारा टॉपिक होता है, हेडिंग डाल लीजिए, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय। उन स्वतंत्र राज्यों का उदय जो पहले, जो कभी मुगल साम्राज्य के ही सूबे हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मुगलों की शक्ति बेहद कमजोर हो चुकी है तो उन्होंने खुद को मुगलों से ही स्वतंत्र करना शुरू कर दिया और हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, कुछ स्वतंत्र राज्य बने। और इन्हीं स्वतंत्र राज्यों के बारे में हमें बात करनी है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, स्वतंत्र राज्यों में हम बात करते हैं सबसे पहले, हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल स्टेट या बंगाल राज्य के बारे में, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बंगाल कभी मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था, मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था, एक प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ और जब भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना, तो फर्रुखशियर के शासनकाल में ही बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान के ही द्वारा बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया और बंगाल का सबसे पहला स्वतंत्र शासक या सबसे पहला नवाब कहलाया, लिखेंगे, मुर्शीद कुली खान। बंगाल का सबसे पहला नवाब मुर्शीद कुली खान बना 1713 ईस्वी से लेके 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक, 1713 से लेके 1727 तक बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। और ध्यान रखेंगे, लिखिए, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। लिखेंगे, इसने अपनी कैपिटल या इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। सर, नोट्स कैसे बनाएं? जो आप बोर्ड पर लिखवा रहे हैं उसे ही लिखना है, आप जो बोल रहे हैं उसे भी लिखना है। अगर मैं किसी भी चीज के पीछे पूरी कहानी आपको बता रहा हूं तो वो पूरी की पूरी लिखना कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना लिखना। देखो,
आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा तो नहीं है, इसको जब आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। भाई मैंने आपको बताया कि जो पहले मुगलों के सूबे या प्रांत हुआ करते थे वही आगे चलकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। आपको क्या ये लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। मैंने कहा जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मुगल्स कमजोर हो रहे थे, तो उन्हीं की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हीं के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से स्वतंत्र किया। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है? ये तो कॉन्सेप्ट, ये तो एक उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल का सबसे पहला नवाब यानी कि बंगाल को स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मुर्शीद कुली खान हुआ, इसीलिए इसको बंगाल का प्रथम नवाब कहा जाता है। इज नोन एज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान के बाद अगला नवाब बंगाल का बना शुजाउद्दीन, जो कि मुर्शीद कुली खान का ही दामाद हुआ करता था। 1727 से 1739 तक ये बंगाल का अगला नवाब बना। और ध्यान रखेंगे इसी आदमी ने 1733 ईस्वी में बिहार पर भी अधिकार किया। और ध्यान रखेंगे अपने शासनकाल में इसी ने अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार बना लिया। भाई क्योंकि बंगाल राज्य का ही एक सूबा बन गया बिहार, और बिहार की सूबेदारी दे दी गई अली वर्दी खान को। 1739 तक शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब रहा, लेकिन शुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब बना सरफराज खान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बना 1739 से लेकर 1740, मात्र एक साल के लिए, तो उस समय जो बिहार का सूबेदार था अली वर्दी खान, इसने सरफराज खान के खिलाफ बगावत कर दी। और ध्यान रखेंगे 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ घेरिया। इसे घेरिया का युद्ध या गिरिया का युद्ध कहा जाता है। 1740 में घेरिया का युद्ध लड़ा गया, और ये किस किस के बीच लड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में। सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करके उसकी हत्या करवाई, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का अगला नवाब खुद बन गया अली वर्दी खान, जिसे बंगाल का सबसे महान नवाब भी माना जाता है। और ध्यान रखेंगे अली वर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी को समझ पाया था, जो अंग्रेजों के मंसूबों को पहचान पाया था, और इसी ने अंग्रेजों के लिए एक स्टेटमेंट दी थी, एक कथन कहा था, और कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनीबीज। अगर इन्हें पालेंगे, फेवर करेंगे तो बहुत ज्यादा शहद देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो इनका स्वभाव बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह है, ये काट काट कर जान ले लेंगे। लेकिन सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल थी। अली वर्दी खान का कोई भी उत्तराधिकारी या कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए अली वर्दी खान का जो सेनापति था मीर जाफर, वो सपने देखा करता था कि बंगाल का तख्त कभी मुझे ही मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी अपने नवासे को, अपनी पुत्री के बेटे को बना दिया। और ध्यान रखेंगे अली वर्दी खान के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मीर जाफर को, जो कभी अली वर्दी खान का ही सेनापति हुआ करता था। अब क्योंकि सिराजुद्दौला की उम्र कम थी, भाई अली वर्दी खान तो पिछले 16 साल से शासन कर रहा था बंगाल में, लेकिन सिराजुद्दौला की आयु कम थी, इसकी एज कम थी। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। और जब किलाबंदी शुरू की तो इस बात का पता सिराजुद्दौला को चला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को चेतावनी दी और कहा कि तुरंत कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दीजिए। नवाब के मना करने से फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और जब अंग्रेज नहीं माने तो 1756 में ही सिराजुद्दौला की सेना ने कासिम बाजार पर अटैक करके उस पर अधिकार कर लिया, और फिर कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल के कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया गया। इसके द्वारा सिराजुद्दौला के द्वारा अली वर्दी खान के नाम पर इसका नाम अली नगर रख दिया गया। हमने पढ़ा था कि अभी कलकत्ता को जॉब चार्नोक के द्वारा बसाया गया था, जब अंग्रेजों को 3 गांव मिले थे, सूतानती, गोविंदपुर और कालिका था। 1756 में कासिम बाजार और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ, लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे इतिहास में हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, या जिसे हम कालकोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 20 जून 1756 को यह घटना घटित हुई थी, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, या जिसे कालकोठरी की घटना कहा जाता है। बेसिकली क्या हुआ था तो ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला और उसके सैनिकों के द्वारा 146 ब्रिटिशर्स, 146 अंग्रेजों को पकड़कर कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में, भाई अंग्रेजों ने कलकत्ता में किला बनाया था फोर्ट विलियम्स, तो सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स की ही एक कालकोठरी में बंद कर दिया। 2 दिन तक कालकोठरी को बंद रखा गया, और जब इसे खोला गया तो इसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जीवित बचे थे सिर्फ 23 लोग, जिसमें से एक जीवित बचने वाला विलियम हॉलवेल भी था। और ये विलियम हॉलवेल ही वो व्यक्ति है जिसने अलाइव द वंडर्स नामक एक बुक लिखकर इस पूरी की पूरी घटना को बताया। इस पूरी की पूरी घटना को लिखने वाला ही कौन था? विलियम हॉलवेल, जो उन 23 लोगों में से एक था जो उसमें जिंदे बचे थे। जैसे ही इस कालकोठरी की घटना के बारे में अंग्रेजों को जानकारी मिली तो तुरंत मद्रास से अंग्रेजों के ही एक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव अपने ही साथी एडमायरल वॉटसन के साथ अपनी सेना लेकर आया, और आकर उसने अलीनगर या कलकत्ता पर अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला पर अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला की सेना कमजोर साबित हुई, इसीलिए मजबूरन सिराजुद्दौला को संधि करनी पड़ी। और ध्यान रखेंगे 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि हुई जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो कहलाती है अलीनगर की संधि। और इस संधि के तहत यह तय हुआ कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी करने से नहीं रोकेगा। अंग्रेजों के अधिकार वही बने रहेंगे जो उन्होंने मुगल बादशाहों से प्राप्त किए थे, और अब अंग्रेज अपने सिक्के भी ढाल सकेंगे, अब अपने सिक्के भी जारी कर सकेंगे कलकत्ता में। ये संधि हुई। सर ये सब हम लोगों ने पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़ा होगा। मैं इतिहास अपने घर से थोड़ी बना के लाता हूँ, इसकी रेसिपी मेरे घर में थोड़ी है। ये तो वही सारी की सारी चीजें हैं जो हर इतिहास की किताब में है, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा भाई। 1757 में अलीनगर की संधि हुई। सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ इस संधि से सहमत नहीं था।
क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो खुद पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि सिराजुद्दौला के नवाब बनने से बेहद निराश और बेहद हताश है मीर जाफर। अब मीर जाफर को भी रॉबर्ट क्लाइव के मंसूबों के बारे में पता चला, तो मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि की और कहा, मैं सिराजुद्दौला के मारने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन शर्त है कि आपको मुझे बंगाल का अगला नवाब बनाना होगा। शर्त है कि आपको अगला नवाब मुझे ही बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था। 23 जून 1757 को एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कहलाता है प्लासी का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी। सर, सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री 1608 में खुला ना? आप बताए हैं 1613 है। नहीं मेरे भाई, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री 1613 में लगी थी। 1608 में तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, ये बताया था मैंने आपको। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके बाद में उसकी हत्या करवा दी। और ध्यान रखेंगे, बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। मीर जाफर के कार्यकाल से, शासनकाल से बेहद फायदा अंग्रेजों को पहुंचा, लेकिन 1760 में कुछ मतभेद हो जाने की वजह से मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर जाफर को हटाकर बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम को बना दिया गया। लेकिन जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो भाई मीर जाफर तो अंग्रेजों का खिदमतगार था, लेकिन मीर कासिम नहीं। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा। मीर कासिम अच्छी तरीके से जानता था कि अगर अंग्रेजों को अभी ही नहीं रोका गया तो फिर ये अनस्टॉपेबल होंगे, इन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरीके से इनके खिलाफ योजना तैयार करनी चाहिए और यही काम किया भी। किसने? मीर कासिम ने। सबसे पहला काम, अंग्रेजों की नजरों से दूर जाने के लिए ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बंगाल टू मुंगेर। अभी तक बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंगाल की राजधानी थी, लेकिन अब बिहार के मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना दिया गया और यहीं पर एक शस्त्रागार स्थापित करके अपनी सेना को संगठित करने का काम शुरू किया मीर कासिम ने। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मीर कासिम पर अटैक कर दिया। मीर कासिम जान बचाकर भाग गया अवध के नवाब के पास। और ध्यान रखेंगे, 1763 में एक बार फिर से बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। और आप जानते हैं दोस्तों, इसी के अगले साल 1764 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जो अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने। यह हम पहले भी बात कर चुके हैं, मीर कासिम ने और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित कर दिया। फाइनली 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और उसी के तहत आप जानते हैं कि बंगाल में या पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के जो अधिकार थे वो किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को दे दिए गए। इसीलिए 1765 से लेकर 1772 तक लागू कर दी गई डायरकी इन बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन। और ध्यान रखेंगे, मीर जाफर के बाद मीर जाफर के पुत्र को भी बंगाल का नवाब बनाया गया और लास्ट नवाब ऑफ बंगाल वॉज निजामुद्दौला, 1765 से लेकर 1766 तक।